नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज हम आपसे मिलवा रहे हैं 2020-22 के बैच के रैंक नंबर 5 आर्ट्स स्ट्रीम से विनोद कुमार जी से। तो इनसे रूबरू करते हैं आज हम। इनसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि विनोद कुमार जी हमें बताइए कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका एचपीयू में। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है पर्सनली कि मैं एचपी यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। उससे पहले मैं सेना में 17 साल मैंने सर्विस दी है, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। जहाँ तक रही बात अनुभव की, तो अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। और जो एचपी यूनिवर्सिटी का माहौल है वो बहुत ही क्रिएटिव माहौल है, और यहाँ पे जो लर्निंग होती है हमारी वो बहुत ही अच्छे दर्जे की होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे हिमाचल के जो बेस्ट स्टूडेंट है, जो क्रीम है, वो यहाँ पे पहुँचती है। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है यहाँ पे पहुँचना, लेकिन सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँचते तो आप बेस्ट नहीं कर सकते। बेस्ट तो आप कहीं भी दे सकते हो, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पहुँचना ही एक सौभाग्य है, बाकी। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे कि आपको क्या डिफरेंस लगता है एचपीयू में और जो आपके प्राइवेट कॉलेज है उनमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? जहाँ तक प्राइवेट कॉलेज का प्रश्न है, मेरे पास इतना प्राइवेट कॉलेज का अनुभव नहीं है कि मैंने वहाँ की कल्चर देखा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से सुनना होगा, या फिर जो कुछ हमारे साथी थे प्राइवेट कॉलेज के, तो उनके साथ यही कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मैंने महसूस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे पहुँचा है वो कुछ विज़न के साथ यहाँ पे पहुँचता है कि मैंने एचपीयू में पहुँचना, तो वो थोड़ी सी मेहनत उसने ज़्यादा की होती है जो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। और मुझे लगता है एक यही हल्का सा डिफरेंस ये हो सकता है कि जो प्राइवेट में पढ़ाई कर रहा है उसने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप सेवा इससे पहले आप 17 साल सेना में रहे, तो सेना में और एचपीयू में किस तरह से तैयारी करी? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एचपीयू में क्रीम प्रोडक्ट पहुंचते हैं। 18 से 20 हज़ार लोग हर साल जो है इसमें जो है वो क्या करते हैं, मतलब फॉर्म जो फिल करते हैं, लेकिन पहुंचते कितने हैं? सिर्फ 100 लोग। और आर्ट्स में तो आई थिंक सीटें कम से कम 10 या 15 ही हैं। फिर मतलब किस तरह से आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, मैं बस 2020 में 31 जुलाई को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैंने जो सेना का जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें मैं थोड़ा सा सक्रिय रहा हूँ। मैं पढ़ाई से अछूता नहीं रहा हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तौर से मैंने अपने आप को सक्रिय रखा था, तो शायद उसका एडवांटेज मुझे यहाँ पे मिला है। अगर मैं जैसे मैंने 2003 में ज्वाइन किया था और अभी तक का जो 17 साल का सफ़र, अगर उसमें मैं बिल्कुल पढ़ाई से या शिक्षा से अलग हो जाता तो शायद मुझे लगता है ये संभव नहीं हो पाता। और सर, जैसे कि आप 17 साल आप सेना में जो सेवाएं दे के आए हो, तो उसके पश्चात आप एचपीयू में आए, तो किस तरह का माहौल मिला आपको एचपीयू में? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो एट द एज ऑफ 17 आई हैड ज्वाइन इंडियन आर्मी। सो मुझे स्कूल कॉलेज में तो कभी गया नहीं, आई जस्ट लैंडेड अप इन द यूनिवर्सिटी। तो मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है फ्रीडम है। जी जी। जिसकी बात करते हैं सभी को फ्रीडम अच्छी लगती है। जी जी। सेना का जीवन एक फ्रीडम तो है, लेकिन एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ होती है। वहाँ पे हर एक जो है आपको कदम है बड़े सोच समझ के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो लिबर्टी है, सर, छात्र वाला जीवन जो अभी जी रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसे कि हम कोविड टाइम की बैचेस, क्योंकि आप और मैं जो सेम बैच के हैं, तो कोविड टाइम के जो बैच था हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था एकदम से। तो बहुत सारे मैसेज हमारे तक कन्वे नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें आपको काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा काउंसलिंग है, उसके बाद कितना समय आपको लगा, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तक आपके तक पहुँचने के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड का जो कालखंड है वो सभी के लिए बड़ा दिक्कत भरा समय रहा है। और जो हमारा जो इंफॉर्मेशन का जो आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी फुली डेवलप नहीं था। और बात करते हैं हम ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के लिए सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो उसमें कई जगह हम तो चलो जिस गांव से मैं संबंध रखता हूँ वहाँ पे इसका सिग्नल वगैरह की कोई इशू नहीं था, लेकिन लोग यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। जो टेक्नोलॉजी के एकदम हम उसके यूज टू हो गए, लेकिन उसमें यूज टू होने में और उसको इस्तेमाल करने में इनिशियल स्टेज पे दिक्कत आई। और लर्निंग का जो इफेक्ट रहा वो ये है कि जो ह्यूमन टच था वो नहीं। बिल्कुल सर। तो मतलब ये था, जो हम इंटरेक्शन कर सकते थे टीचरों के साथ वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे इशू थे, जैसे कि बर्फबारी हो जाती है अपर हिमाचल में, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो नेटवर्क इशू तो था। नेटवर्क इशू रहा, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई। बिल्कुल। कुछ टू वे कम्युनिकेशन में
कभी एक बार ही एक वे में कम्युनिकेशन हुआ, बहुत सारी दिक्कत थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल आर फ्रेंड्स हैव डन वेल एंड दे आर। तो सर आपसे लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं आपके व्यूज़ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आप विजुलाइज कर लेते हैं एक बार किसी किसी चीज़ को पाने की या कहीं पहुँचने की, सबसे पहले एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, तो आप उसके प्रति कर्म भी करना शुरू कर देते हैं, और जब कर्म शुरू हो जाता है तो वो आपको लेके जाता है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। मेरा यही व्यू है, सबसे पहले आप सोचो, सबसे पहले आपका एक विजन होना चाहिए एक विजन रखो। बिल्कुल सर। और विजन रखने के बाद अगर आप अपने कर्मों को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे पहुँचोगे। चलो ठीक है सर, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। अब हम आपसे मिलवा रहे हैं 2020-22 के रैंक 2 दीपक कालिया से। तो दीपक जी अपने बारे में बताइए कुछ। जी जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम दीपक काली, जैसा कि आपने बताया, तो जब 2020-22 के बैच में मेरा मेडिकल मैच में मेरा रैंक 2 था और उस टाइम मेरे मार्क्स थे 108। इससे पहले मैं MSc जो कर चुका था, तो उसके बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप था। ड्रॉप इसलिए था क्योंकि कोविड की सिचुएशन चली थी, तो कोविड के बाद जो है तुरंत बीएड के फॉर्म आए, तो हमने चलो बीएड की जो उसकी तरफ रुख करते हैं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने बीएड, क्योंकि जो हमारा टाइम था उसमें बीएड का एग्ज़ाम भरने और एग्ज़ाम होने तक बहुत लंबा समय जो है वो चला गया था। तो हमें ऐसा था कि मतलब तैयारी के लिए भी अच्छा टाइम मिल गया था। तो ऐसा भी, क्योंकि बीएड की तैयारी करने के लिए आपको 2-3 सब्जेक्टों के ऊपर कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका आता है कमीशन एंड कमिटीज़, और बाकी जीके वगैरह आती है, वो तो आप रैंडम कोई और जैसे टेस्टों की तैयारी कर रहे हो उनसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक कालिया जी ही ऑल नेक्स्ट एग्जाम के फाउंडर भी हैं। तो दीपक जी हमें बताइए कि आपको क्या मोटिवेशन मिली इस चैनल को स्टार्ट करने जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड की जब सिचुएशन चली थी, तो हमारे जो जैसे मैं भी था और बहुत हमारे जो क्लासमेट्स भी थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि किस तरह से कब नोटिफिकेशन आती है, कब कौन सा डेट निकल जाती है, हमें कुछ पता नहीं चलता था। कई बार ऐसा हुआ कि काउंसलिंग के डेट्स ही निकल गई, हमें पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार अब यूनिवर्सिटी की साइट्स है, 2-3 साइट्स हैं उनकी, तो अलग अलग पेजेस के ऊपर वो डालते हैं, रिजल्ट अलग जगह डालेंगे, मेरिट लिस्ट अलग जगह डालेंगे, कुछ और नोटिफिकेशन अलग जगह डालेंगे, तो हमें नहीं पता चलता था इतना। और नेटवर्क इशू तो आपको बताया ही है कि नेटवर्क इशू तो होता ही होता था। और यूट्यूब तो है आजकल, कोविड के टाइम पे यूट्यूब ने जितना उछाल लिया है इतना किसी ने नहीं लिया होगा। तो मेरे को लगा कि क्यों जो दिक्कतों का सामना मेरे को करना पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि वो दिक्कतों का सामना किसी और को करना पड़े। इसलिए मेरे को लगा कि एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने बीएड के इसका जो स्टार्ट किया, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चली थी, तो हमारा ऑनलाइन सारा घर से जो भी अपनी क्लासेस थी घर से हो रही थी, तो टाइम जो वो एनफ मिल रहा था। तो मेरे को लगा कि क्यों ना ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया जाए, ये मेरा मोटिवेशन था। तो दीपक जी हमें बताइए कि आपका टीचिंग करियर की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ। अब इसकी भी एक स्टोरी है। अब टीचिंग करियर मैंने ऐसे चूज़ नहीं किया कि मतलब मेरा पहले से टीचर बनने का शौक था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं MSc कर चुका था, तो उसके बाद मेरे को लगा कि क्यों ना गवर्नमेंट टेस्टों की तैयारी की जाए, तो उसके लिए मैं दिल्ली वगैरह गया। उसके बाद कोविड की जो सिचुएशन आई, उसके बाद सभी को घर में जो बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि उसका हमारे पास एक ही माध्यम बचा था जो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, वो था हमारा इंटरनेट, यानी कि यूट्यूब। तो यूट्यूब पे अलग अलग क्रिएटर थे, वहाँ पे अलग अलग टीचर थे, वो काफ़ी अच्छे से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वहाँ से मेरे को लगा कि क्यों ना ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने बीएड का एंट्रेंस दिया और बीएड में सिलेक्शन हो भी गई, HP भी मिल गया और हॉस्टल भी मिल गया। आप अपना रैंक शेयर करना चाहेंगे, आपका रैंक क्या था? रैंक उस टाइम 2 था। तो Very nice. उसके बाद ऐसा हुआ था कि रैंक 2 था और मतलब हॉस्टल जो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो हॉस्टल में मिल गया था। अब हॉस्टल में ऐसा होता है कि शिमला में रहोगे तो हॉस्टल में रहोगे तो खर्चा काफ़ी कम आता है। तो ऐसा था कि चलो बीएड हो रही है तो अच्छी बात है। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे हम ऑब्जर्वेशन के लिए आए, हमारे को जो भी हम TP के लिए हमें स्कूल मिलते हैं या ऑब्जर्वेशन के लिए स्कूल मिलते हैं, तो ऐसा हुआ कि जैसे कि मुझे नियर बाई स्कूल मिला। तो जैसे मैंने क्लासेस में गया, तो क्लासेस में जैसे मैंने उनको पढ़ाया, थोड़ी इंटरेक्शन की बच्चों के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा एक बार। अब ऐसा हुआ एक बार कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की आई, मतलब छुट्टी हो गई थी, तो उस लड़की ने मेरे को बोला कि सर आप मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, अब मतलब कब मज़ा आया आपसे पढ़ने को। वो उससे एक मोटिवेशन आई कि सच में मतलब, क्योंकि ऐसे खुद को नहीं लगता पता कि हम कितने अच्छे पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जैसे उनका रिस्पॉन्स आया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब एज ए करियर चूज़ हो सकता है ये भी। उसके बाद टोटली शिफ्ट हो गया मेरा करियर की तरफ, मतलब इसमें टीचिंग एज ए करियर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हॉस्टल में भी रहते हैं, तो आप अपने हॉस्टल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। अब ऐसा हुआ कि जब हमें हॉस्टल मिला तो एचपीयू का जो रिकॉर्ड है हॉस्टलों का वो काफ़ी ख़राब है। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करोगे एचपीयू हॉस्टल तो वहाँ पे मार कटाई वाली वीडियोस आती हैं, लेकिन वो मैं बताना चाहूँगा ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैं रहता हूँ वाईएसपी हॉस्टल में, वो पहले उसको कैसा ऐसा माना जाता है कि वो हॉस्टल जो है वो मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन अब जैसे कि मेरे को वहाँ पे रहते हुए अभी 7-8 महीने हो गए, लेकिन हमने बिल्कुल जो है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी मिलजुल के जो है एक दूसरे सारे लोग जो रहते हैं, और हॉस्टल की मेन बात यह है कि हॉस्टल में आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, तो उनके कल्चर को सीखने का, अडॉप्ट करने का जो है वो काफ़ी अच्छा ये एक जरिए जो रहता है। क्योंकि हम जैसे लोअर हिमाचल के हैं, जैसे कि बेसिकली मैं हमीरपुर से हूँ, तो हमने अपर हिमाचल का जो भी हमारा कल्चर था वो हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कल्चर वो किस तरह से है या फिर किस तरह से है। वरना हमने नाट्य के नाम पे वही सुना था, वो कुलदीप शर्मा की एक नाट्य वही चलती है हमारी तरफ, लेकिन यहाँ पे हमें देखा कि नाट्य भी अलग अलग तरह की होती है। तो हॉस्टल में आपने देखा होगा कि खाने की काफी कंप्लेंट्स करते हैं बच्चे, तो आपके हॉस्टल का खाना कैसा है? नहीं, हॉस्टल का खाना जो है कुल मिलाकर काफ़ी सही है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि काफ़ी। अब होता है कि घर में 7 दिन में खाना बनता है, तो कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन खाना अच्छा नहीं बनता हो, अच्छा इन द सेंस कि टेस्टी नहीं बनता हो, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा हॉस्टल में खाने का काफ़ी सही रहा। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 2 सब्जी मिलती हैं, एक आपको सूखी भी सब्जी मिलेगी और एक आपको जो है वो दाल टाइप मिलेगी। मैंने सुना है कि आपके हॉस्टल में स्पेशल भी बनता है कुछ। हाँ, स्पेशल होता है वो, स्पेशल होता है 2 तारीख, मतलब 2 महीने में 2 दिन होता है वो, एक 10 तारीख को 25 तारीख को। इसमें कुछ मीठा होता है, आपको रायता वगैरह, मतलब 4-5 आइटम इसमें जो इंक्लूडेड रहती है। मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे दीपक कालिया जी हमारे हॉस्टल के परफेक्ट भी हैं, तो अपने अपना परफेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। जब हम स्टार्टिंग में आए तो क्योंकि उस टाइम उनको जो मेस वाले थे उनकी थोड़ी लगाम कसने वाला कोई नहीं था, जैसे कि हम प्रोजेक्ट बनाए गए, तो उसके बाद से जो हॉस्टल में जो खाने का स्तर है वो काफ़ी अच्छा हुआ। अब वो क्योंकि जो भी होता है वो सारा, क्योंकि पैसा तो सारे बच्चों ने ही भरना होता है, तो खाना को लाना किस तरह से, मतलब मेन्यू डिसाइड करना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो प्रोजेक्ट के हाथ में होता है। तो हमने जो सभी से मतलब सलाह मशवरा करके वो मेन्यू जो तैयार किया, तो अब जो है मैक्सिमम लोग जो संतुष्ट हैं उससे। तो ये थे हमारे जो भी हमारे रैंकर थे यहाँ पे। मेरे साथ इस टाइम इस जो हॉल में इसमें बैठे हुए हैं 2020-22 के टॉप रैंकर्स और 2021-23 के टॉप रैंकर्स। एक बार वो शायद मैं उनसे आपको रूबरू ज़रूर करवाऊंगा, ऐसे चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन रूबरू ज़रूर करवाऊंगा। ओके, तो इसी के साथ जैसे कि अभी हमने 2 इंटरव्यू लिया, अभी तो मतलब साक्षात्कार लिए, तो कुल मिला के एक्सपीरियंस था कि किस तरह से एचपीयू का माहौल रहता है, क्योंकि ये एज ए हम इंटरव्यू के जरिए ही हम बता सकते थे। अब वीडियोस में तो कुछ भी हो सकता था। ओके, तो इसी के साथ वीडियो आपको एक बार मैं इनके शक्ल दिखा दूंगा कि कौन कौन टॉप रैंकर हैं, ठीक है? उसके बाद मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा जी। Myself Amar Banyal, I am from Chamba, B.Ed batch 2020-22. My rank was rank 3 in non-medical, and to be precise, it was rank 1 in general IRDP. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तहसील बंजार से बिलोंग करता हूँ और मेरी 2021 में रैंक 1 थी। ही इज रैंक 1 इन 2021-23 बैच। ओके, चलिए स्टार्ट। My name is Bhupinder Singh and I was ranked number 2 in the batch 2021-22 and I'm from Solan. वेरी गुड, चलो। मेरा नाम शुभम है और मेरा रैंक 4 था 21-23 बैच में। ओके, आप कहाँ से हो? मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से।